मिलता ही रहेगा। देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये बाद में कंपैरिजन करेंगे हम लोग कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ना होगा, ये क्या है, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो हम लोग पढ़ लिए। तो इस जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो एंड होने के बाद महात्मा गांधी ने उसे जो विड्रॉ कर लिए थे, वापस ले लिए थे। और उस कारण क्या था कि जो उनका प्रिंसिपल था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिस प्रिंसिपल पे चल रही थी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वो फॉलो नहीं हो पाया। महात्मा गांधी इसलिए उसको ड्रॉ बैक ले लिए, उसको रिटर्न ले लिए, कॉल्ड ऑफ कर दिए, रद्द कर दिए। उनका मानना था कि जो सत्याग्रही लोग हैं वो लोग क्या अभी ट्रेंड नहीं है, दे आर नॉट वेल ट्रेंड, दे नीड टू बी ट्रेंड, ताकि अच्छा मास मूवमेंट आगे लाया जा सके। ये टॉपिक वहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद आगे टसल क्या था, ये टॉपिक आता है कि जो कांग्रेस के मेंबर्स थे उनके डिफरेंट ओपिनियंस क्या थे, क्या उनके बीच में टसल था, किस बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट था। तो बताए थे क्या बात, तो सम लीडर्स ऑफ कांग्रेस वांटेड मास स्ट्रगल, इससे भी बड़ा स्ट्रगल चाहते थे, जबकि अनदर चाहते थे कि स्ट्रगल से वो थक चुके थे। दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन अपकमिंग इलेक्शन, जो इलेक्शन आने वाला था काउंसिल इलेक्शंस, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। एंड व्हाई, क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते थे, उनका मानना था कि अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इससे हमें पावर गेन हो जाएगा और तब हम किसी तरह के ब्रिटिश का पॉलिसीज है उसको अपोज कर सकते हैं। अगर हम इलेक्शन जीत के काउंसिल में चले गए, मेंबर्स बन गए उसके, देन वी कैन अपोज द एनी पॉलिसीज अगेंस्ट इंडिया। और कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें इंडिया में तो उसके लिए हम वहाँ डिमांड भी रख सकते हैं। तो इन दिस वे वी विल हैव पावर टू रेज आवर वॉइस। अभी तो हम बस इंडिया के सिटीजन है और ब्रिटिश हमारा गवर्नमेंट है, तो हम तो कोई अपोज ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर पावर में घुस जाए हम तो वहाँ से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी डिमांड जो है रेज कर सकते हैं। सो दिस मेक्स सेंस, ही वॉज दे वर ऑल्सो राइट, ये वैसे इसीलिए दो लीडर्स और भी थे साथ में, मेनली टू लीडर्स, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू मेड अनदर पार्टी विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस बड़ा पार्टी था, उसी के अंदर एक छोटा सा पार्टी बनाया उन्होंने, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। दो लोग बनाए थे। अब व्हाट वाज द पर्पस, वही दैट वी कैन, सो दैट वी कैन अपोज द पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया, कोई भी पॉलिसी आएगा तो उसे अपोज कर सके। साथ में वी कैन ऑल्सो सजेस्ट रिफॉर्म्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो रिफॉर्म्स की जरूरत है वो भी ला सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट जो उनका जो काउंसिल है ना वो ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक कहने के लिए तो इंडिया को सब डेमोक्रेटिक कहा जाता था, लेकिन वहाँ के लोगों का बात नहीं सुना जाता था। तो हम बता सकते हैं कि उनका जो काउंसिल है ना वो डेमोक्रेटिक नहीं है, उनके मुंह पे ही हम ये बात बोल दें। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपको बता दिए थे। लेकिन कुछ लीडर्स क्या चाहते थे, इससे भी बड़ा स्ट्रगल, इससे भी बड़ा मास मूवमेंट। तो क्या अनबन था बीच में, समझ गए क्या अनबन था दो लोगों के बीच में, इसको हम लोग लिखेंगे तो बाद में। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटेंस डिबेट, कर इस तरह के आपस में डिबेट हो गया, आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल था इसके बीच में, कांग्रेस के मेंबर्स के बीच में। डिसेंशन का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट होना, किसी बात पे विवाद होना, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट। टू फैक्टर्स गेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920। जहां से क्वेश्चन बनता है कि 1920 में वैसे कौन से फैक्टर से तो इंडिया के पॉलिटिक्स को प्रभावित किया। अब इंडिया के पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें समझ नहीं आता कि इंडिया में तो उस वक्त पॉलिटिक्स ही नहीं था जैसे आज है। तो इंडियन पॉलिटिक्स का मतलब है कि उस वक्त हमारा जो मूवमेंट था नेशनल मूवमेंट, उसकी बात कर रहा है। इंडियन पॉलिटिक्स इक्वल टू नेशनल मूवमेंट, याद रखिए। तो यहाँ पर वो कौन से फैक्टर्स थे जो हमारे नेशनल मूवमेंट को प्रभावित किए, इन्फ्लुएंस्ड किए। तो यहाँ पर लिखा है दो फैक्टर, ही द बुक सेड क्लियरली टू फैक्टर्स एंड ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जाम्स एक्सप्लेन द टू फैक्टर्स। दोनों को हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। गेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स को मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को कौन सा ऐसे बात था जो प्रभावित किया। द फर्स्ट वाज, देखिए पहला के बारे में बात कर रहा है, द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक। पहला जो था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे हो गया मंदी, मंदी आ जाना, बाजार में मार्केट में मंदी आ गया। तो कह रहा है कि जो पहला जो फैक्टर था वो था पूरे दुनिया में इकोनॉमिक मंदी आ गई।
मंदी छा गया। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल, इसलिए जो एग्रीकल्चर चीज़ों के जो दाम थे ना उसको घटने लगे। 1926 करे कि 1926 से घटना शुरू हो गया, जिसको इसके प्राइसेस थे चीज़ों के, जब क्रॉप्स वगैरह के जो दाम थे वो धीरे धीरे घटने लग गया। सपोज कि अगर क्रॉप्स धान चावल का अगर 20 रुपये किलो मान ले सपोज, तो आगे धीरे धीरे घटने लगा, अब हो गया 10 रुपये, हो गया 5 रुपये, ऐसे करके घटने लग गया दाम तेजी से। तो तेजी से दाम घटने लग गया चीज़ों के, ठीक है। और जब 1930 आया, लगभग 4-5 साल के बाद, जब 1930 के बाद ये कोलैप्स कर गया। कोलैप्स कर गया मतलब बहुत कम हो जाता है, तो इकोनॉमिक कोलैप्सिंग बोलते हैं, इकोनॉमिक टर्म है ये। इकोनॉमिक्स एक टाइम पे कोलैप्स हो जाता है, मतलब सब जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक्स वो ढांचा गड़बड़ा गया, सब पूरा जो है कोलैप्स कर, इकोनॉमिक कोलैप्स कर गया, इतना ज़्यादा कम हो गया कि 1930 कोलैप्स कर गया। कोलैप्स मतलब एक तरह से खत्म हो गया, इकोनॉमी खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल, क्योंकि जो डिमांड है वो चीज लोग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो डिमांड थे मार्केट में बिल्कुल खत्म हो गए, घट गए। एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड, एक्सपोर्ट्स जो हो रहा था बाहर दूसरे देश में जाता वो डिक्लाइन, वो भी कम हो गया। प्रोडक्ट्स लोग खरीद ही नहीं रहे थे, बाहर विदेश में भी सेलिंग नहीं हो रहा था। पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट, और पीजेंट्स जो थे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था अपने प्रोडक्ट्स को, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कहीं बाहर बेचने में, सेल करने में। दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। पे द रेवेन्यू, और साथ में पैसे नहीं थे तो वो अपना जो रेवेन्यू था, जो लैंड रेवेन्यू वगैरह था, वो भी पेमेंट नहीं कर पाते थे। किसको? ब्रिटिशर्स को। वो रेवेन्यू लेते थे, टैक्स लेते थे, तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे हैड नो मनी। बाय 1930s द कंट्री साइड वॉज इन टर्माइल, और इसी के कारण 1930s के बाद का जो समय है वो कंट्री साइड में, कंट्री साइड मतलब हो गया पूरे विलेज एरिया में, देहात एरिया में टर्मोइल आ गया। टर्मोइल का मतलब होता है अशांति छा गया, टर्मोइल हो गया, उथल पुथल इसको बोला जाता है, ये हिंदी इसका होता है उथल पुथल मच गया, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, वो और ज़्यादा पॉवर्टी में जा रहे थे, तो टर्मोइल आ गया। ये वर्ड आप यूज कर रहे हैं, टर्मोइल आ गया पूरे इकोनॉमी में, खासकर हम बात करें कंट्री साइड में, ठीक है। तो यहाँ पहले ये पॉइंट समझ में आया। अगर बाय द वे अगर कुछ पॉइंट आप भूल भी जाए तो ये भी इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, ये आप लिखना है। इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया कैसे, मतलब आपको ईयर मेंशन करना है कि यहाँ से शुरुआत हुआ और 1930 में आकर के इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया। लोग अपना जो फार्मर्स थे वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहे थे, और जिसके कारण उनके पास पैसे भी नहीं थे रेवेन्यू पेमेंट करने के लिए। जो कंट्री साइड था पूरी तरह से वहाँ पर टर्मोइल आ गया, टर्मोइल, अशांति छा गई। दैट इज वन प्रॉब्लम वाज दिस। इसके मतलब क्या हुआ, ये हमारे मूवमेंट को कैसे प्रभावित करेगा, यहाँ बोला पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित किया, इसका मतलब हमारे नेशनल मूवमेंट को प्रभावित किया। ऑफ कोर्स ये लोग गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्सा हो जाएंगे तो किसके अगेंस्ट में हो गए, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अंदर गुस्सा आना चाहिए, यही तो प्रभावित करेगा हमारे मूवमेंट को। अगर गुस्सा लोगों में आ गया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द इनजस्टिस, अनफेयरनेस, तो लोग क्या करेंगे, सरकार को उठा के फेंकेगी, वही तो हम चाहते ही थे। तो एक कारण ये आ गया। अब दूसरा कारण बोला है कि कौन सा ऐसा कारण था, 2 फैक्टर बोला तो एक कारण ये हो गया। अब दूसरा फैक्टर ये कौन सा है जिसके कारण लोगों के अंदर गुस्सा आ जाए और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो जाए, ऐसा कौन सा कारण है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड करें, इसके बैकग्राउंड में सब चल रही थी। इसके बाद द न्यू टोरी गवर्नमेंट, टोरी गवर्नमेंट मतलब होता है, टोरी का मतलब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, कंजर्वेटिव, वहाँ पर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की सरकार थी। तो टोरी गवर्नमेंट बोलेगा तो उसे घबराना नहीं है, कंजर्वेटिव उसका मतलब होता है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही हुआ उसका मतलब। टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन constituted a statutory commission under सर साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन। तो यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक लीगल, स्टैच्यूटरी का मतलब हो गया लीगल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। आज जिसका हेड हो किसे बनाया गया, सर जॉन कमीशन को। जॉन साइमन, सॉरी जॉन साइमन को इसको हेड बना दिया गया। और इन्होंने क्या बनाया गया था, ये किसके हेड थे, तो आगे बना साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक बनाया गया, तो यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन स्टैच्यूटरी कमीशन, एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन, और उसका हेड बनाया गया सर जॉन साइमन। इसको हम लोग साइमन भी बोलते हैं, साइमन बोलते हैं, तो सर जॉन साइमन।
अब ये क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक साइमन कमीशन बनाया, एक तरह का समझिए ग्रुप बनाया, ठीक है, और उसका हेड किसे बनाया गया, सर जॉन साइमन को। देखिए, ए स्टेप अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट आ रहे थे उसके अगेंस्ट में उन्होंने बनाया। द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। इसका फंक्शन पूछता है, ये जो साइमन कमीशन बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इनका फंक्शन क्या था, इनका काम क्या था, क्यों बनाया गया था। तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस वक्त, ऐसा नहीं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन था, हम लोग का नहीं था, वो लोग बनाया था। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके फंक्शनिंग को देखना कि कैसे काम कर रही है, सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिव्यू करना। रिव्यू इंग्लिश में बोला था कि रिव्यू करना कि जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो सही से काम कर रहा है या नहीं करना। तो बता इसका क्या फंक्शन था, फंक्शन ये देखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। एंड सजेस्ट चेंजेस, और ये भी काम था कि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसे हमें कोई रिफॉर्म भी सजेस्ट कर सके, चेंज। और ये भी काम था कि अगर किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है तो उसे चेंज करने के लिए सजेस्ट करना। यहाँ देखिए ये जो रूल है कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज होना चाहिए, तो ये काम था किसका, साइमन कमीशन का। The problem was that the commission did not have a single Indian members, they are all Britishers। ये जो कमीशन बनाया गया, तो कमीशन का मतलब कुछ लोग इसमें एक तरह का समझिए एक ग्रुप है, एक ग्रुप जिसमें 10 लोग को रखा गया है। ये 10 लोग जाएंगे और जाके रिव्यू करेंगे, देखेंगे इंडिया में जाकर के, अभी ये लोग ब्रिटेन में है, ब्रिटेन सरकार बनाया है, तो जाके इंडिया में देखेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये लोग जब इन लोग को बनाया गया, इसमें ग्रुप लोग एक्चुअली में 7 लोग थे, तो 7 लोग जो बनाया गया ना इसमें, तो सातों का सातों इसमें ब्रिटिशर्स मेंबर्स थे। इसमें प्रॉब्लम ये था कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दिस साइमन कमीशन, द ऑल मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशंस वर ब्रिटिशर्स, नो एनी इंडियंस वर इंक्लूडेड, किसी इंडियन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। अब मान लीजिए जयनगर में कोई समस्या है, तो इसके लिए कोई सभी के सभी अगर दिल्ली से 10 लोग देखने आए तो उनको जयनगर में क्या समस्या है पता चलेगा नहीं, उसमें 2 लोग तो जयनगर भी होने चाहिए ना, तभी तो वो बता सकेंगे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ समस्या है वहाँ समस्या है। तो वो लोग ब्रिटेन से आ रहे थे इतने दूर से, और यहाँ पर आए थे इंडिया में ये देखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फंक्शन कर दिया। तो इसमें कोई भी मेंबर्स इंडिया के नहीं है, तो इंडिया के लोग ऑफिस से गुस्सा होंगे ही, उनको क्या पता चलेगा इंडिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो इंडियंस गॉट एंग्री हो गए, गेट एंग्री, बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन वर ब्रिटिशर्स थे, वो सारे सारे अंग्रेज थे। देखिए जब ये बन गया, ये तो अभी कहाँ बना है, ये आगे ये साइमन कमीशन बनाया था 1927 में, ये आपके डेट नहीं दिया गया, लेकिन 1927 में बनाया गया था। ये इंग्लैंड में बनाया गया था, इंग्लैंड के राजा वहां पर इसको बना दिए थे, ठीक है। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, अब ये अगले साल पहुंचे 1928 में इंडिया में पहुंचे। ये साइमन कमीशन इंडिया कब पहुंचा, 1928, ये वहां पर पहुंच गए, इंडिया में पहुंचे। तो क्या हुआ, इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। तो इनका जो वेलकम किया गया, ग्रीट किया गया गो बैक साइमन के नाम से। गो बैक साइमन मतलब अंग्रेजों वापस जाओ, गो बैक साइमन। साइमन इसलिए बोला गया क्योंकि ये साइमन कमीशन था, तो बोला ये गो बैक साइमन मतलब वापस जाओ, इस नारे से इनका स्वागत किया गया। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग्स, देखिए कांग्रेस का नाम तो अभी तक सुने थे इतने समय, एक मुस्लिम लीग पार्टी भी उस समय एग्जिस्ट करती थी। तो मुस्लिम लीग जिस जो हम जानते हैं पाकिस्तान बना है, यही मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान बनाया था, यही पार्टी ने। मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना इसके बाद में जाके हेड बनते। तो ये सब मुस्लिम लीग का ही कार्रवाई पाकिस्तान बना था। तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे हम लोग, इसको जो है पूछेगा इसमें कौन कौन सपोर्ट किया इसको। तो देखिए कांग्रेस भी सपोर्ट किया, यहाँ पर मुस्लिम लीग भी इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ साइमन गो बैक। इन द डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब रैलीज में वो भी भाग लिए अलग अलग पार्टी के लोगों ने। इन एन एफर्ट टू विन, तब जब अंग्रेजों को ये लगा कि शायद हम लोग आने नहीं देगा, हमारी बात नहीं मानेगा, तो उन लोगों ने
दिल जीतने के लिए एक ऑफर दे दिया इन लोगों को, इंडियंस को एक ऑफर दे दिया दिल जीतने के लिए। विन द ओवर वायसराय लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन नाम का एक वायसराय हुआ करता था पहले हमारे यहाँ जो इंडिया में था ना, वायसराय हुआ करते थे। जैसे आज इंडियन गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री है, ये है, तो उस वक्त प्रधानमंत्री था नहीं यहाँ पे कोई, तो वायसराय यहाँ पर अपॉइंट किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो वही हेड होता था पूरा इंडिया का, ये चलाता था। तो वायसराय क्या थे उस वक्त, उसने इंडियंस को एक ऑफर दिया। पूछेगा आपके ऑफर में क्या क्या उन्होंने कहा। इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1928 अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेट्स। उन्होंने कहा कि हम आप लोग को डोमिनियन स्टेट डिक्लेयर कर देंगे। अक्टूबर 1928, 29 है। स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस। इरविन ने कहा कि हम आप लोग को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मतलब पूरे इंडिया को डोमिनियन स्टेटस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप लोग को पूरा देश आपके हाथ में सौंप दिया जाएगा, आप लोग इस देश को चलाएंगे, लेकिन इसका जो हेड होगा वो हम ही लोग होंगे, अंग्रेजी होंगे। जैसे इंडिया में सारा चीज चलता है तो सब कुछ आप लोग करेंगे, आप लोग के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, आपको जो करना है कंट्री में कीजिए, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन जो हेड होगा, इसका जो किंग होगा या फिर जो प्राइम मिनिस्टर होंगे या बड़े हेड व्यक्ति होंगे, वो ब्रिटिशर्स हो गया। मतलब मालिक हम रहेंगे, आप हमारे यहाँ, आप जो है यहाँ पर काम कीजिए। जैसे मान लीजिए घर में कोई आदमी सारा काम कर रहा है, लेकिन हेड आदमी कोई एक आदमी है रहेगा, तो मालिक वो रहेगा ब्रिटिशर्स ही, लेकिन काम आप लोग करिए, जिम्मेदारी आपकी है, आप कीजिए, आपकी कंट्री है। तो डोमिनियन स्टेट्स, तो इसका मतलब तो फुल इंडिपेंडेंस थोड़ी हुआ, इसका मतलब हम लोग फुल इंडिपेंडेंस नहीं हुआ, सुपर पावर ऊपर बैठा ही रहेगा हम लोग के ऊपर। तो हाँ, तो टैक्स वो ले सकता था किसी तरह का, ऊपर पावर रहता, किसी तरह का बिग डिसीजन लेना होता तो वो लोग कर सकता था। जैसे अभी हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर सारा काम करता है, लेकिन देश का जो पहला सिटीजन होता है वो होता है प्रेसिडेंट, सबसे ज़्यादा पावर होता है उसी के पास, लेकिन जो फिजिकल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आता है। तो सुपर पावर एक तो बोल देखे तो है प्रेसिडेंट, वो तीनों थल सेनाओं का अध्यक्ष होता है, सभी सेनाओं का अध्यक्ष होता है, वो कुछ भी कर सकती है, पूरा पावर होता है उसके हाथ में। लेकिन वही व्यक्ति दूसरा कोई रहेगा, ब्रिटिशर्स रहेंगे, उसके पावर हमेशा पावर रहेगा, वो जब भी चाहे कुछ कर सकती है, जैसे प्रेसिडेंट वैसे भी कर सकता था। तो डोमिनियन स्टेट्स का मतलब है फुल पावर आपके पास नहीं रहेगा, हेड हम लोग रहेंगे, दैट्स इट। आपको याद रखना डोमिनियन स्टेटस। तो क्या ये जो इंडियंस है एक्सेप्ट करेगा इस चीज को? नहीं करेगा, ऑब्वियस नॉट। और इसमें भी ये बात था कि फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, और इसमें ये नहीं बताया कि कब देंगे। इन्होंने कहा कि इतने डेट को अनाउंसमेंट किया, लेकिन ये डोमिनियन स्टेट्स कब देंगे, 1 साल में दे देंगे, 2 साल में देंगे, 10 साल में देंगे, 50 साल में देंगे, कुछ नहीं बताया। ठीक है, ये अनस्पेसिफाइड हो गया, अनस्पेसिफाइड हो गया, ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। तो इसमें तो हम लोग क्या रहेंगे, अनक्लियर बात हो गया। और एक और ऑफर दिया कि एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। करें आप अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उसके लिए पहले हमको कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑफर देते हैं आपको कि आइए हमारे यहाँ ब्रिटेन में, और वहाँ कर बैठ करके हम लोग वहाँ डिस्कशन करेंगे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना है, कौन से रूल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आइए वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। 2 ऑफर दिए, एक तो पहला डोमिनियन स्टेटस का, और एक ऑफर ये दिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। क्लियर है? दिस डिड नॉट सर्टिफाई द कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के जो लीडर्स थे इस बात से सर्टिफाइड नहीं हुए। द रेडिकल विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस में जो रेडिकल लोग थे, रेडिकल मतलब जो कल बताया, जो एक्सट्रीम लोग थे, जो ज्यादा एक्सट्रीम मूवमेंट चाहते थे, ज्यादा क्रांतिकारी, ज्यादा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चाहते थे, वो लोग इससे तो खासकर सर्टिफाइड नहीं हुए। लेड बाय, क्योंकि वो लोग चाहते थे, जो एक्सट्रीम लोग थे, वो उसमें नाम था, आपको कल भी बताए थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, बिकेम मोर एसर्टिव, वो लोग और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ इसका विरोध करने लगे, क्योंकि लोग चाहते थे मास बिग स्ट्रगल, फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे लोग। ये बात क्लियर हो गया? यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि व्हाट वाज द साइमन कमीशन क्या था? तो साइमन कमीशन वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी फॉर्म्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेड बाय सर साइमन, जॉन साइमन, और द साइमन कमीशन had no any Indian members, that is why the Indians opposed this and welcomed them with the slogan go back Simon. इससे जीतने के लिए जो इरविन थे, लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक ऑफर दिया कि 2 ऑफर दिए वो, कि एक तो आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, बट दिस द डेट वाज नॉट क्लियरली मेंशन्ड, एंड दे आल्सो ऑफर्ड
for the round table conference for the upcoming constitution in India. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाएंगे इंडिया के लिए उसके लिए डिस्कशन करने के लिए ये। तो गुस्सा हो गए ये लोग और इसको जोर से अपोज किए। आगे है द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence। कह रहे कुछ लिबरल्स जो लोग थे, लिबरल्स जो उदारवादी लोग थे, मॉडरेट्स मतलब जो लोग एक्सट्रीम स्वभाव के नहीं थे। कांग्रेस में दो स्वभाव के लोग थे ना, एक तो एक्सट्रीम मतलब अपोज करेंगे, लाठी से आज़ादी लेंगे, दूसरा कि नहीं हम लोग समझदारी से लेंगे, धीरे धीरे डिमांड करेंगे लोग। तो ये लोग जो लिबरल्स थे, मॉडरेट्स थे, ये चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन बने, वो लोग एग्री थे, लेकिन इन लोग को सपोर्ट ही नहीं किया। जो एक्सट्रीम लोग थे वो सपोर्ट नहीं किया लोग, तो उनका सपोर्ट क्या खत्म हो गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो जो तैयारी कर रहे थे वो सब खत्म हो गया। ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। जो लिबरल्स और मॉडरेट्स, यहाँ बता देते हैं, लिबरल्स मतलब जो थोड़ा उदारवाद थे, काइंड लोग थे, जो मार झगड़ा पीट नहीं करना चाहते थे, लड़ाई करनी नहीं करना चाहते थे, वो लोग। मॉडरेट्स मतलब वही लोग जो धीरे धीरे गवर्नमेंट को कन्विंस करेंगे कि धीरे धीरे बात मानिए। तो ये लोग जो बुजुर्ग लोग थे, ये लोग चाहते थे कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, तो ये लोग सपोर्ट खो दिए, क्योंकि जो दूसरे कांग्रेस लीडर थे इसको सपोर्ट ही नहीं किए। अब इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग चाहते थे कि बड़ा मास मूवमेंट हो। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। ये लाहौर कांग्रेस वाला सेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको बताए थे कांग्रेस जो लीडर था ना, कांग्रेस का हर बार ईयर के लास्ट में मीटिंग होता था, उसको बोलते थे कांग्रेस सेशन। लास्ट में सब बार जितने ईयर है सबके लास्ट में दिसंबर नंबर के आसपास। तो यहाँ बोला कि दिसंबर 1929 में क्या हुआ कि लाहौर का सेशन हुआ, लाहौर में कांग्रेस का बैठक हुआ, जिसका प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है यहाँ का कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका चेयरमैन थे, एक समझ सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट थे। द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड, और लाहौर कांग्रेस में यह डिसीजन लिया गया, वहां पर जो सेशन था उसमें डिसीजन लिया गया पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस। वहां पर सब लोग मिलकर के डिसीजन लिए हमें फुल फ्रीडम चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। पूरा फिक्स कर दिया, लॉक कर दिया इस बात को। इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस। और उसी दिन ये डिसीजन ले लिया गया कि अब जो 26 जनवरी आने वाला है उस दिन हम लोग अब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 1930, मतलब अगले 29 में ये बात डिक्लेयर किया गया। देखिए दिसंबर 1929 में ये बात क्या, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। और कब मनाएंगे? तो 26 जनवरी को देश आजाद हो गया भाई। 1930 में आजाद कर दिए थे ये लोग कि अगले जो जनवरी आने वाला है 26 जनवरी 1930 में, उस दिन को हम भारत की आजादी को सेलिब्रेट करेंगे। डे व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लोगों को शपथ दिलाएगा, प्लेस मतलब कसम खिलाएगा कि हाँ पूरी तुम शिद्दत से लड़ोगे अंग्रेजों से, तुम उनसे हरोगे। लोगों को ये प्रॉमिस किया गया, लोग आपस में प्रॉमिस करते थे कि यस वी आर रेडी टू फाइट। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्ट्स वेरी लिटिल अटेंशन। लेकिन इतना करने के बावजूद भी ये जो सेलिब्रेशन था ना, पूरे इंडिया के लोगों का अटेंशन ग्रैब नहीं कर सका, बहुत लोगों तक ये बात पहुंच नहीं सका। नॉर्मल लोग को पता ही नहीं चला क्या हुआ है लाहौर सेशन में, क्यों कम्युनिकेशन वगैरह नहीं था ज़्यादा, तो लोगों को ज़्यादा पता नहीं चल सका, इसलिए ये जो था ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाया ये इशू। यहाँ से पूछता है कब मना, अगर ये होता ना तो उसी वक्त देश आज़ाद हो जाता हम लोग 1930 में 26 जनवरी को। उसके बाद है बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्ट वेरी लिटिल, सो महात्मा गांधी। इस बीच में महात्मा गांधी आ जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाया था। महात्मा गांधी भी थे, उसके सेशन के मेंबर थे, आपको पता ही है। महात्मा गांधी ने को लग गया कि हाँ फुल इंडिपेंडेंस चाहिए हमको भी, तो उन्होंने इस मूवमेंट को, इस आइडिया को कि फुल इंडिपेंडेंस वाला जो आइडिया ना, इसको सोचा कि हर लोग के जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा ना, तभी लोग इसमें एक्टिव होंगे। कोई भी मूवमेंट तब बनेगा जब उसमें सब लोग प्रभावित हो। जैसे मान लिए गैस का दाम बढ़ा करके 1000 रुपये से अगर 1200 रुपये कर देगा तो सबके जीवन में प्रभाव पड़ा ना, तब सब लोग के गुस्सा आ गया। अगर किसी लोग प्रभाव पड़ेगा थोड़े लोगों में, तो थोड़े लोग आराम से बैठे रहेंगे, उसको कोई टेंशन नहीं। तो यही करना चाहते थे महात्मा गांधी, कुछ ऐसा करे ताकि हर एक लोग जो इंडिया में ना, सबके जीवन पर कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ जाए। तो सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो था फ्रीडम का ये आइडिया, टू
मोर कॉन्क्रीट इशू ऑफ द एवरीडे, वो चाहते थे कि दुनिया में सब लोग के पर्सनल लाइफ से इसको ऐड कर दिया जाए। ऐसा कौन सा आइडिया है, क्या करे, महात्मा गांधी इसका रास्ता खोलते हैं। तो आज इसीलिए आता है सॉल्ट मार्च। महात्मा गांधी सोचते सॉल्ट, नमक को चुनते हैं, क्योंकि नमक सबके जीवन में महत्वपूर्ण है। नमक पे टैक्स लगने का मतलब सबके जीवन में प्रभावित होना, तो इसलिए सॉल्ट को उन्होंने आगे एडॉप्ट किया। तो पहले इतना बात समझाइए, इतना ये सब समझ आया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि कब लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर सेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 में सेशन हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर क्या डिसीजन लिया गया? इसमें डिसीजन लिया कि वी विल अचीव द फुल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। एंड इट वाज डिसाइडेड दैट अपकमिंग 26 जनवरी 1930 को हम लोग वी विल सेलिब्रेट द फ्रीडम ऑफ इंडिया, सेलिब्रेट करेंगे। एंड पीपल ऑफ इंडिया को कंपेल किया टू मेक द प्रॉमिस बनाए एंड रेडी टू फाइट। बट दिस, यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या निकला? बट दिस जो सेलिब्रेशन था कुड नॉट अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल द कॉर्नर ऑफ इंडिया। दैट इज वाई महात्मा गांधी वांटेड टू रिलेट दिस आइडिया टू द पर्सनल लाइफ ऑफ एवरीवन इन इंडिया। पर्सनल लाइफ से रिलेट करना चाहते थे। ये पूरी बात समझ में आएगी? क्या क्या सब चीज़ हम सब पढ़ लिए, साइमन कमीशन के बारे में पढ़ लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस, दो प्रभाव पूछेगा, दो फैक्टर ऐसे कौन कौन से जो इंडिया के पॉलिटिक्स को प्रभावित किया, मतलब आने वाले जो मूवमेंट है उसको प्रभावित किया। तो एक तो वर्ल्ड में क्राइसिस आ गया और दूसरा साइमन कमीशन बन गया। तो दोनों जगह लोगों का गुस्सा आ गया ना। यहाँ भी लोग क्या हो गए, यहाँ भी लोग गुस्सा हो गए और यहाँ भी लोग गुस्सा हो गए। यही दोनों गुस्सा का तो यूज करना है, लोगों के जो एंगर है उसको चैनलाइज करना एक जगह, ताकि एक जगह फोर्स लगे और अंग्रेजों को भगाया जा सके। तो चलिए ये सब सारी चीज़ हम लोग लिखते हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, हु फॉर्म्ड स्वराज पार्टी एंड व्हाई? हु फॉर्म्ड स्वराज पार्टी एंड व्हाई? Who formed Swaraj Party and why? आंसर लिखिए। The Swaraj Party was formed. The Swaraj Party was formed by C.R. Das, C.R. Das and Motilal Nehru. Motilal Nehru in 1923. In 1923. In 1923. इसको पॉइंट 1 बोल दीजिए, अभी जो लिखे इसको पॉइंट 1 बोल दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए। Its aim was to enter the legislative councils. Legislative, LEGISLATIV, legislative councils was to enter the legislative, LEGISLATIV, legislative councils. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। It wanted to oppose British policies within the council, within the council, comma, argue for reforms, argue for reforms, and prove that
they were not they were not they were not truly democratic truly democratic truly they were not truly democratic. That's it. तो इसमें एक चीज को अंडरलाइन कर लिए, तो दे वांटेड टू अपोज, यहाँ से अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज, इसको अंडरलाइन कर लिए, अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द कांग्रेस, एक ये पॉइंट हो गया, मतलब ये रीजन था। एक और रीजन अंडरलाइन के लिए, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म्स, और एक और रीजन है आगे, प्रूव दैट दे वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, ये 3 मेन पॉइंट है इसका पर्पस एम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट वर द डिफरेंसेस, what were the differences what were the differences what happened what were the differences of opinion within the what were the differences of opinion within the Indian National Congress Indian National Congress in late 1920s, in late 1920s 1920s की बात कर रहे हैं, इसमें क्या ओपिनियन था, तो ओपिनियन याद है ना, क्या ओपिनियन था कि कुछ लोग चाहते थे कि मूवमेंट लाना, कुछ लोग चाहते थे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। तो लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, some leaders of Congress were tired of mass struggle, tired of mass struggle, and wanted to participate in council elections. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लीडर्स लाइक सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू formed the Swaraj Party to argue argue मतलब होता है बहस करना, to argue for a return to council politics. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, others like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose demanded more radical का लिख लीजिए, प्रॉब्लम है, रिवॉल्यूशनरी
रिवॉल्यूशनरी मतलब एक्सट्रीम टाइप का और भी ज़्यादा बड़ा, बिग बिग भी हो सकता है इसका मतलब। मोर रेडिकल, मास एजिटेशन, मास रेडिकल, रेडिकल मास एजिटेशन, AGITATION, एजिटेशन मतलब होता है विरोध, मूवमेंट। फॉर फुल इंडिपेंडेंस, फॉर फुल इंडिपेंडेंस, फॉर फुल इंडिपेंडेंस, फॉर फुल इंडिपेंडेंस। देखिए इसके बाद ये कोई जो क्वेश्चन है ये 6 मार्क का अभी हम लिखा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो एक बार 6 मार्क का लिखाएंगे तो इसमें छोटा भी आ जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द टू फैक्टर्स, एक्सप्लेन द टू फैक्टर्स, explain the two factors that shaped, 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 that shaped Indian politics, Indian politics, SHAPED, shaped Indian politics, Indian politics towards the late, Indian politics towards the late, towards the late 1920s, 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 1920s का मतलब समझ में क्या आता है, क्या है इसका मतलब, क्या हुआ इसका मतलब, क्या हुआ 1920s मतलब? हाँ इस 1920s का मतलब हो गया इसके अराउंड, इसके आसपास, इसके थोड़ा आगे की बात कर रहे हैं या इसके थोड़ा पीछे की बात कर रहे हैं, 1920s के आसपास की बात कर रहे हैं, कुछ रिसेंट ईयर्स में। यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स का मतलब याद रखिएगा, इंडियन पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता है कि इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें। इंडियन पॉलिटिक्स का मतलब हो गया इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो बात करें, मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट को कैसे प्रभावित किया। तो पहला ऑप्शन लिखिए, पहला फैक्टर लिखिए, द वर्ल्ड वाइड, ये हेडिंग देना है, इसके बाद नीचे पॉइंट्स बनाएंगे। पहला पॉइंट में लिखिए द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब क्या हो गया, मंदी, मंदी, मंदी छा जाना मार्केट में। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन, ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन, ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन एग्रीकल्चरल प्राइसेस, एग्रीकल्चर प्राइसेस, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल प्राइसेस began to fall, began to fall, fall from, from कब से कब कम हो गया, याद है 1926 से कब तक है 1930, यहाँ पे जाकर के इसके बाद जाके कोलैप्स कर गया है मार्केट। तो began to fall from 1926, 1926 and collapsed, collapsed, COLLASPED, COLLASPED, collapsed after 1930, collapsed after 1930। सेकेंड पॉइंट लिखिए इसका, द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स, द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स, the demand for agricultural goods decreased, decreased and exports,
and exports declined, डिक्लाइन मतलब होता है कम हो जाना। डिक्लाइन के ब्रैकेट में इसे कर लीजिए, याद रहेगा कि इसका मतलब होता है कम होना। एरो नीचे कर लीजिए, डिक्लाइंड। अगला पॉइंट लिखिए, पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट, पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर क्रॉप्स, to sell their crops, and were unable to pay, and were unable to pay their revenue, revenue REVENUE, revenue मतलब टैक्स हो गया, revenue to the British। अगला पॉइंट है इसी का, दिस क्रिएटेड टर्मोइल इन कंट्री साइड, दिस क्रिएटेड टर्मोइल TURMOIL, टर्मोइल हिंदी होता है इसका उथल पुथल, अशांति छा जाना, असंतोष लोगों में भर जाना, दैट्स इट। ये तो आगे देखिए, ये हम लिखा दें इकोनॉमिक क्राइसिस किस तरह से आया, तो पूछेगा कि इकोनॉमिक डिप्रेशन अ ग्रेट, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अ ग्रेट एक्सप्लेन द अ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1920s के अराउंड जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बारे में बनाने के लिए, तो ये बता दीजिएगा। लेकिन हम जो क्वेश्चन लिखे दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, दोनों पॉइंट, ये पहला फैक्टर था। तो अभी टाइम है 5 मिनट और, तो इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखना है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट लिखिए। हाँ तो 3 मिनट लिखे, 3 मिनट के बाद छुट्टी होगा ना। पहला पॉइंट हो गया, इसका दूसरा पॉइंट है द साइमन कमीशन, हेडिंग दे दिए द साइमन कमीशन, द साइमन कमीशन। सेकंड पॉइंट लिखिए द साइमन कमीशन, SIMON, साइमन, SIMON, साइमन कमीशन। लिखिए, फर्स्ट पॉइंट इसका है द टोरी, TORY, टोरी, ब्रैकेट में लिखिए कंजर्वेटिव लिख लीजिए, कंजर्वेटिव CONSERVATIV, कंजर्वेटिव। द टोरी गवर्नमेंट, उसके बाद लिखिए गवर्नमेंट, द टोरी गवर्नमेंट appointed the Simon Commission, साइमन कमीशन कब अपॉइंट किया गया था, तो ये तो बुक में नहीं दिया, लेकिन लिखा देते हैं इन 1927 अंडर सर जॉन साइमन, अंडर सर जॉन साइमन। इसका एक और पॉइंट है, लिख लीजिए, खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन है खत्म हो जाएगा। कांग्रेस लीडर्स, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कांग्रेस लीडर्स, क्या हो गया